दिन के 12 बजे बोमन पम्मी और गोल्डी के पास पहुंची गजनी। तखीरा को कहीं भेज रहा है? गजनी ने बैठते हुए कहा। हजारीबाग में मुझे कुछ काम है। तखीरा को समझा दिया। कार पर जा रहा है, आधी रात तक लौट आएगा। बोमन बोला। यूं ही पूछा। तखीरा ने बताया कि वो तुम्हारे काम के लिए हजारीबाग जा रहा है। गजनी बोली। कल रात तुम टोनी के साथ पीने पिलाने वाली थी। पम्मी बोला। टोनी नहीं आया कल, उसे कोई काम पड़ गया, शायद आ जाए। गजनी ने सरल स्वर में कहा। तुम्हारा टोनी के साथ बैठना अच्छा लगेगा हमें? पम्मी ने पूछा। बुरा क्या है, वो चौला का ही तो भाई है। पम्मी ने गोल्डी को देखा। गोल्डी बोला। पता लगा कि शाम को टोनी ने महादेव को पकड़कर तुम्हारे पास भेजा और तुमने महादेव को छोड़ा, क्यों? महादेव को मैंने समझाकर छोड़ा है कि हीरे मेरे हवाले कर देने में ही बेहतरी है। गजनी ने गोल्डी को देखा। तो वो तुम्हें हीरे दे रहा है? अभी कुछ नहीं पता, वो बताएगा, फोन करेगा। उसे तुम हमारे हवाले कर सकती थी, हम पता लगा लेते कि उसने हीरे कहाँ रखे हैं। बात यहीं तक होती तो मैं मालूम कर लेती, लेकिन हीरे महादेव ने देवराज चौहान के हवाले कर रखे हैं। तो ये बात है। इसलिए महादेव टोनी के काम का नहीं था तो टोनी ने उसे मेरे हवाले कर दिया। गजनी अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। तीनों की निगाह गजनी पर जा टिकी। तुम्हारा मतलब कि टोनी तुमसे खेल खेल रहा है? हाँ, वो बहुत चालाकी से खेल खेल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देवराज चौहान ने चौला को नहीं मारा। भरोसा होने की वजह? ओमन के होंठों से निकला। मेरा अपना कुछ हिसाब किताब है, तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। तीनों की नजरें मिली। और तुम टोनी के साथ पीने पिलाने का प्रोग्राम बना रही हो? बोला तो, वो मेरा हिसाब किताब है, तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो गजनी? बताना जरूरी तो नहीं? हमें हैरानी है कि तुम हमसे बातें छिपा रही हो, जबकि हम तुम्हारे भले के लिए यहाँ मौजूद हैं। गजनी के होंठ कड़वे अंदाज में सिकुड़े। मेरे ख्याल में अब हम में कुछ बातें साफ हो ही जानी चाहिए। गजनी का स्वर सख्त हो गया। कैसी बातें? पम्मी के माथे पर बल पड़े। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, वो बातें जब तुम तीनों मुझे मारने को कह रहे थे कि हीरो को आने पर मुझे मारोगे, टोनी को यहां से दूर करके चौला के धंधों पर अपना कब्जा जमा लोगे। गजनी के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गया। ये तुम क्या कह रही हो गजनी? गोल्डी कह उठा। गजनी ने गोल्डी को खा जाने वाली निगाहों से देखा। तो क्या मैंने या मेरे कानों ने गलत सुना है? कह दो। तीनों से फौरन कुछ कहते ना बना। गजनी के दांत भिज चुके थे। तुम लोगों को मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। गजनी गुर्राई। ये ठीक है कि हम में एक बार ऐसी बात हुई थी, परंतु हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बोमन कह उठा। तो कैसा इरादा है? हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। उस वक्त हमने पी रखी थी, इसलिए पीने के बाद होश तो कोई भी नहीं खोता। मैं भी पीती हूँ, लेकिन तुम लोगों की हत्या का प्रोग्राम मैंने कभी नहीं बनाया, जबकि तुम लोग मेरे ठिकाने पर हो। बोमन, पम्मी और गोल्डी की नजरें मिली। मुझे बहुत शर्म आई जब मैंने तुम लोगों के मुंह से ये शब्द सुने। तुम लोगों से अच्छा तो टोनी ही है। गजनी। गोल्डी का स्वर कठोर हुआ। ऊंचा मत बोलो, ये मेरी जगह है और मुझे अकेला मत समझो। मेरे हथियारबंद आदमी तुम तीनों को संभालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तीनों मन ही मन परेशान थे कि उनकी योजना गजनी ने कैसे सुन ली।
अब तुम क्या चाहती हो? बोमन गंभीर स्वर में बोला। लेकिन ये तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जान लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ओ भी तो परवाह किसे है? गजनी ने कड़वे स्वर में कहा। चाहती क्या हो? यहां से चले जाओ तुम तीनों, फिर कभी इधर आना भी नहीं। हमारे सारे रिश्ते खत्म। गजनी ने सपाट स्वर में कहा। गजनी तुम, पम्मी ने कहना चाहा। जो मैंने कहा है सिर्फ वो सुनो, अपनी मत कहो। गजनी का स्वर कठोर था। तुम हमसे कठोर व्यवहार कर रही हो? बोमन बोला। मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है अभी तक। बिगड़ गया तो यहां से जा नहीं पाओगे। गजनी गुर्रा उठी। ठीक है, ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। गोल्डी होंठ भींचे के उठा। हम कल सुबह चले जाएंगे। आज क्यों नहीं? आरडीएक्स को मैंने 1 करोड़ दिया है चौला की हत्या का बदला लेने के लिए। वो, मैं कह चुकी हूं कि शायद चौला को देवराज चौहान ने नहीं मारा। मारने वाला टोनी भी हो सकता है। अभी कुछ पता नहीं है। तो चाहती क्या हो? यह मेरा मामला है, मैं संभालूंगी। चौला का हत्यारा जो भी होगा मैं बदला लूंगी उससे। तुम लोगों की जरूरत नहीं है। गजनी ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा। दोबारा कभी मेरे पास मत आना। तुम ज्यादा नाराज हो रही हो गजनी, पम्मी ने नर्म स्वर में कहा। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम लोग जाओ यहां से। आज का दिन हमें सोचने का दो, गोल्डी बोला। शायद हम कल चले जाएंगे। सोचोगे? क्या सोचना चाहते हो तुम लोग? गजनी ने गोल्डी की आंखों में देखा। हमारे पास सोचने को बहुत कुछ है। हम सोचो, लेकिन भूल कर भी मेरी हत्या के बारे में मत सोचना। मेरे आदमी तुम तीनों को भूनने के लिए तैयार हैं। गजनी ने कहा और उसी पल कमरे से बाहर निकलती चली गई। गोल्डी, पम्मी और बोमन की नजरें मिली। तीनों के चेहरों पर क्रोध के भाव थे। वो खुद को पिटा हुआ महसूस कर रहे थे। बुरा हुआ, बोमन बोला। बहुत ही बुरा हुआ। कुछ करने से पहले ही बात खुल गई। गजनी हमारी आशा से ज्यादा तेज निकली। करना क्या है? हमें वापस चले जाना चाहिए। गोल्डी फोन निकालता कह उठा। हमारा रुकना गजनी को पसंद नहीं आएगा, बात बिगड़ जाएगी। हमें गजनी को एक बार समझाना चाहिए कि हमें हेलो हेलो वाला रिश्ता तो रखना ही चाहिए। धंधों को अब गजनी संभालेगी, उसे कहीं भी काम पड़ सकता है तो उसका काम हम करेंगे। हमारा काम इस तरफ पड़ता है तो वो करेगी। वो गुस्से में है, कोई बात नहीं सुनेगी। सुन लेगी, मैं समझाऊंगा उसे, बोमन बोला। एक रात और रुक जाने में क्या हर्ज है? तुम किसे फोन कर रहे हो? पम्मी ने गोल्डी से पूछा। आरडीएक्स को। काम से हटने के लिए कहना है उन्हें। गजनी खुद देख लेगी मामला चौला का। नंबर मिला था, गोल्डी उखड़े स्वर में बोला। बोमन ने पम्मी को देखा। तो आज रात रुकें, गजनी को समझाने की कोशिश करें? बोमन ने बेचैनी से कहा। कोशिश करके देख लो। तभी गोल्डी की धर्मा से बात हो गई। काम हो रहा है तुम्हारा, जल्दी मत मचाओ। धर्मा की आवाज गोल्डी के कानों में पड़ी। वो बात नहीं है, गोल्डी होंठ भींच कर बोला। तो तुम लोग ये काम छोड़ दो। चौला के हत्यारों को गजनी खुद देखेगी। अजीब बात है, हम काम पर लगे हैं। मैं जानता हूं, परंतु मुंबई से तुमने यहां बुलाया और अब कहते हो कि काम ना करें। उसके बाद कहोगे कि करोड़ वापस कर दूं। मत करना, हाथ मैंने पीछे खींचा है। तुम तो काम करना चाहते हो। गजनी से लफड़ा हुआ कुछ? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है।
तो हट जाएं इस काम से। हाँ, 1 करोड़ खत्म हो जाएगा जो एडवांस में दिया है। कह चुका हूं तुम लोगों का काम खत्म, चाईबासा से जा सकते हो, गोल्डी ने कहा और फोन बंद कर दिया। गोल्डी, पम्मी और बोमन तीनों ही परेशान दिखाई दे रहे थे। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बोमन बोला। गजनी ने हमारी बातें सुन ली थी, पम्मी ने अफसोस भरे अंदाज में कहा। हो सकता है अब वो टोनी के साथ बनाने की चेष्टा करे। बोमन ने गोल्डी को देखा। टोनी से नहीं बनाएगी वो, गोल्डी बोला। वो इस बात का शक करती है कि चौला को टोनी ने मारा हो सकता है। अकेली ही बहुत है धंधा संभालने को, पम्मी कह उठा। आज की रात है हमारे पास, गोल्डी होंठ भींचे कह उठा और पम्मी और बोमन की नजरें मिली। आज की रात? किस बात के लिए? बोमन बोला। सब कुछ ठीक करने के लिए। तीनों की नजरें मिली। सन्नाटा सा ठहरा था वहां। कुछ देर बाद पम्मी ने कहा, गजनी ने अवश्य कोई तैयारी कर रखी है कि हम कुछ करें तो उसके आदमी हमें खत्म कर दें। उसकी बातें खोखली धमकी भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता, बोमन कह उठा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, गोल्डी ने सख्त स्वर में कहा। गजनी हमारे हाथों से दूर नहीं है, वक्त आने पर देखेंगे, बोमन गंभीर स्वर में बोला। हमें गजनी के आदमियों पर नजर रखनी चाहिए, ये देखना है कि कौन हम पर नजर रखे। पूरा दिन पड़ा है अभी, हम हालातों को संभाल सकते हैं। हम रात को सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। जखीरा भी यहाँ नहीं है, वो हजारीबाग गया है, वरना वो गजनी के आसपास ही मंडराता रहता है, बोमन बोला। मेरे ख्याल में शाम के बाद हम पक्का गजनी को खत्म कर सकते हैं। हमें सारा दिन सतर्क रहना होगा, हालातों पर नजर रखनी होगी, गोल्डी बोला। आज रात हम गजनी को खत्म कर देंगे। अगला दृश्य। धर्मा ने फोन बंद करके राघव और एक्स्ट्रा को देखा। दोनों धर्मा को ही देख रहे थे। क्या कहता है गोल्डी? एक्स्ट्रा ने पूछा। कहता है काम की जरूरत नहीं है, गजनी से उसका झगड़ा हुआ लगता है, वह नाराज लग रहा था, धर्मा बोला। करोड़ के बारे में क्या बोलता है? जो एडवांस, वो हम रख लें, उसे कोई एतराज नहीं। अब हम वापस जाने को आजाद हैं। काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, राघव बोला। पार्टी नहीं चाहती कि काम किया जाए तो हमें क्या जरूरत है काम करने की, धर्मा ने कहा। मेरे ख्याल में हमें जल्दी से सामान बांध कर निकल चलना चाहिए, कहीं गोल्डी का इरादा ना बदल जाए, एक्स्ट्रा मुस्कुरा पड़ा। तो चलें वापस? राघव ने गहरी सांस ली। हाँ, हमारा यहाँ कोई काम नहीं। मैं देवराज चौहान को इस बारे में खबर कर दूं, कहने के साथ ही राघव ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। और उससे पूछ लेना, अगर हमारी जरूरत हो तो हम रुक सकते हैं, एक्स्ट्रा ने कहा। मुझे नहीं लगता कि वो अपने मामले में हमें लेगा, धर्मा बोला। राघव की देवराज चांद से बात हो गई। रात अच्छी नींद आई? राघव कह उठा। कैसे फोन किया? गोल्डी ने हमसे काम वापस ले लिया है, कहता है रकम भी हम रख लें, हमें जाने को कहा है। क्यों? गजनी के साथ उसकी कोई बात हुई है, यही बताया उसने, कहता है ये मामला गजनी खुद देखेगी। फिर तो तुम्हें चले जाना चाहिए। जा रहे हैं, सोचा ये बात तुम्हें बता दूं, तुम्हें हमारी जरूरत हो तो रुक सकते हैं। मैं अपना काम अच्छी तरह संभाल लूंगा। मर्जी तुम्हारी, ये याद रखना कि टोनी ही मुसीबत की जड़ है,
उसने ही चौला कि तुमसे बेहतर जानता हूं ये बात, तो हम जाएं? हाँ। उधर से देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। राघव ने फोन जेब में रखा और धर्मा और अक्षरा को देखते हुए बोला, मुंबई चलने की तैयारी करो। खामखा वक्त बर्बाद हुआ। एक्स्ट्रा बड़बड़ा उठा। 1 करोड़ नगद ले चुके हैं चाईबासा आने और जाने का। सौदा बुरा नहीं है। धर्मा हंसा। अगला दृश्य। गजनी अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में फोन दबा रखा था। वो कुछ व्याकुल दिख रही थी। एकाएक वो उठी और कमरे में टहलने लगी। जखीरा कब का हजारीबाग जा चुका था। गजनी ने जानबूझकर उसे जाने से न रोका था। वो तीनों पर इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहती थी कि वो हत्थे से उखड़ जाएं। उन्हें जाने को कह दिया है, आज नहीं तो कल वो चले ही जाएंगे। तभी गजनी ठिठकी और कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ गई। कुछ रास्ता पार करके वो सपना वाले कमरे में पहुंची। खोल, गजनी ने बाहर बैठे आदमी से कहा। उसने तुरंत दरवाजा खोला। गजनी ने भीतर प्रवेश किया। सपना फर्श पर लेटी हुई थी कि दरवाजा खुलता पाकर उठ बैठी। क्या हाल है तेरा? कोई तकलीफ तो नहीं? गजनी ने पूछा। मुझे यहां से जाना है, सपना भर्राए स्वर में कह उठी। तेरे को छुड़ाना तेरे बाप पर और देवराज चांद पर निर्भर है। हीरे दें और तेरे को ले जाएं। कल तेरे बाप ने तेरे से हीरों की क्या बात की? पापा ने कहा था कि हीरे तुम्हें देकर मुझे जल्दी से छुड़ा लेंगे। कब देंगे हीरे? ये नहीं बताया। तेरे बाप को तेरी जरूरत है कि नहीं? है। होती तो अब तक वो मुझे हीरे दे चुका होता। गजनी का स्वर कठोर था। पापा दे देंगे। देखती हूं। कहने के साथ ही गजनी बाहर निकली। बंद कर, कहकर आगे बढ़ गई। उस आदमी ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। चलते चलते गजनी ने देवराज चौहान का नंबर मिलाया। कुछ बार बेल होने पर देवराज चौहान का स्वर कानों में पड़ा। बोल गजनी। महादेव तेरे को मिल गया होगा। मैंने वादा पूरा किया। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। 24 घंटे का वक्त दिया था, यानी कि आज रात तक, नहीं तो मैं सपना को मारकर उसकी लाश बाहर फेंकने वाली हूं। जल्दी मत कर। सपना का मैंने बहुत ध्यान रख लिया, अब और नहीं रख सकती। दूसरे काम भी करने हैं। ये मामला अब निपट जाना चाहिए। मेरे ख्याल में शाम तक या ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक तेरे को हीरे मिल जाएंगे। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। देर क्यों हो रही है? हीरे मैंने कहीं छिपा कर रखे हैं। वहां जाकर हीरे लाने में मुझे कई घंटों का वक्त चाहिए। तो वक्त खराब क्यों करता है? अभी जा। वही कर रहा था। तू सपना को कुछ नहीं करेगी। तू जल्दी कर। अब मेरी सहन शक्ति जवाब देती जा रही है। अब जो भी होगा तेरी गलती की वजह से होगा। गजनी का स्वर कठोर था। कोशिश करूंगा कि शाम तक तेरे को हीरे मिल जाएं। गजनी ने फोन बंद कर दिया और दांत भींचे बड़बड़ा उठी। कोई भी भरोसे के काबिल नहीं। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने महादेव से फोन पर बात की। गजनी का फोन आया था अभी। वो हीरों को पाने के लिए बेसब्र हो रही है। सपना को मारने को कह रही थी। ओह। महादेव का तेज स्वर कानों में पड़ा। तुमने उसे रुकने को नहीं कहा? कहा, लेकिन वो जल्दी हीरे पाना चाहती है। मैं हीरों को लाने के लिए निकल चुका हूं। आधे हीरे लाने हैं ना? हाँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम साथ चलते तो और बढ़िया रहता। तुम्हें हीरे अकेले लाने में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। तो ले आओ। जल्दी आने की कोशिश करना। तुम गजनी को शाम के बाद का वक्त दे दो।
उसके ठिकाने से बाहर की कोई जगह तय कर लेना जहां वो हीरे लेगी और सपना को हमारे हवाले कर देगी। मैं शाम तक पक्का हीरों के साथ लौट आऊंगा। ठीक है, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। तभी हरबंस ने कमरे में प्रवेश किया। देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया। सब ठीक है? उसने टिफिन पकड़ रखा था हाथ में। हाँ, मैं तुम्हारे लिए मूली के पराठे लाया हूं नाश्ते में। अभी नाश्ता किया तो नहीं? करने की सोच ही रहा था। फिर तो मैं सही वक्त पर आ गया। हरबंस टिफिन को टेबल पर रखता कह उठा। अब हालात कैसे हैं? ठीक है, आरडीएक्स वापस जा रहे हैं। देवराज चौहान बैठा और टिफिन खोलने लगा। क्यों? गोल्डी ने उन्हें काम से हटा दिया है। कहता है चौला की हत्या का मामला गजनी देखेगी। वो औरत भी कम नहीं है, कमाल की हिम्मत वाली है। मैंने उसके बारे में कई बातें सुन रखी हैं। हरबंस भी बैठ गया। चौला के साथ उसका नाम भी कामों में सुनने को मिल जाता था। अब तो वो खुलकर काम करेगी। सपना का क्या हुआ? गजनी के पास ही है। हीरे कब दे रहे हो उसे? देने भी हैं या नहीं? आज गजनी को फिरौती देकर सपना को वापस ले लिया जाएगा। शुक्र है। आधे हीरे लेने को तैयार हो गई है वो, जबकि आधे तो हम पहले भी दे रहे थे। साली सीधे रास्ते पर तो आई। पम्मी बोमन और गोल्डी कोई गड़बड़ न कर दे मौके पर। मुझे ऐसा नहीं लगता, देवराज चौहान ने कहा और मूली के पराठों का नाश्ता करना शुरू कर दिया। आते वक्त मुझे किशोर मिला था। वो चौला का पुराना आदमी रहा है। उससे बात हुई तो वो कहता है कि सुनने में आ रहा है कि चौला को टोनी ने मरवाया। यही हवा बाहर फैल रही है। सच कभी छिपता नहीं है, किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। ये झंझट कब खत्म होगा? आज रात तक खत्म हो जाएगा। फिरौती देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे भी वापस जाना है। हीरे महादेव के पास हैं? हरबंस ने पूछा। हाँ। देवराज चौहान ने उसे देखा। क्यों पूछा? मैं देख सकता हूं उन्हें? नहीं, तुम सिर्फ बिजली के बिल को देखो। एक दो हीरे मुझे नहीं मिल सकते क्या? हरबंस ने मुंह लटका कर कहा। क्या तुम इसीलिए मुझे मूली के पराठे खिला रहे हो कि? हीरों का मूली के पराठों से क्या ताल्लुक? हरबंस बिगड़ा। क्या पता तुमने कोई वास्ता मन ही मन निकाल रखा हो, क्योंकि मेरे पराठों को खाने के दौरान तुम हीरों की बात ले बैठे। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। जबकि तुम जानते हो कि हीरे मेरे नहीं हैं, महादेव के हैं। फिर भी तुम चाहो तो मुझे हीरे मिल सकते हैं। एक ही दिला देना। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम्हें हीरे मिले? देवराज चौहान फिर मुस्कुराया। हमारे बीच बिजली के बिल की बात तय है, हीरों की नहीं। हरबंस उठ खड़ा हुआ। चल दिए तो क्या करूं? तुम मेरे लिए नरमी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने तुम्हें यहां रखकर कितना भला किया तुम्हारा। सिर्फ एक हीरे की तो बात। हीरे मेरे नहीं है। ठीक है। हरबंस ने लंबी सांस ली। बिजली के बिल के ही पैसे दे देना, जितने पहले दिए थे। हाँ, ये जायज बात है। इतना हो जाएगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अगला दृश्य। शाम के 4 बज रहे थे। कोटला बेड पर आंखें खोले लेटा था कि उसके सेवक रतन ने भीतर प्रवेश किया। तो लाऊं सर? सुन, कोटला कमजोर स्वर में बोला। टोनी से बात करनी है। वो तो है नहीं। फोन पर बात करा दे, जरूरी है। रतन ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। बात हुई। कहो। टोनी की आवाज कानों में पड़ी। सर आपसे बात करना चाहते हैं।
करा? रतन ने फोन कोटला के कानों से लगाते कहा। बात कर लीजिए। टोनी, धीमे मध्यम कमजोर स्वर में कोटला बोला। कहिए पापा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। तू क्या कर रहा है? वो आदमी आ गए हैं, मैं उनके खास ठिकाने पर हूं। वही कर रहा है जो मैंने कहा था। हाँ पापा। मैंने सोचा कहीं तेरे मन में भाइयों के प्यार ने उछाल लगाई हो और तूने प्रोग्राम बदल दिया हो। क्या बात करते हो पापा? साबित कर कि तू मेरा बेटा है। मैं तेरे को सबसे बड़ा बनाना चाहता हूं, सिर्फ तेरा ही नाम गूंजे। हाँ पापा। उन्हें समझा देना कि औरतों को कुछ न कहे। वहां दो औरतें होंगी। देवराज चांद के नाम पर जाएं और महादेव सपना को वहां से निकाल लाएं। मैं यही समझा रहा था। तू मेरा प्यारा बेटा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तेरा नाम चमकेगा सितारों की तरह। थैंक यू पापा। आज उन तीनों को खत्म हो जाना चाहिए। पम्मी, बोमन और गोल्डी का नाम जिंदों में ना रहे। नहीं रहेगा पापा। उन्हें पैसे पहले दे देना। काम निपटाकर वो अलग अलग चाईबासा से निकल जाएंगे। ऐसा ही करूंगा। सब काम निपटाकर आना मेरे पास, बातें करेंगे। जी। कोटला ने रतन को हाथ के इशारे से फोन हटा लेने को कहा। रतन ने फोन बंद किया और जेब में डालता कह उठा। आपके लिए सूप लाऊं? डॉक्टर ने कहा है कि हर 2 घंटे बाद आपको कुछ खाना है। ले आ, कोटला ने कहा और आंखें बंद कर ली। अगला दृश्य। शाम के 5:30 हो रहे थे। गजनी अपने कमरे में बैठी थी। कमरे के बाहर 2 हथियारबंद आदमी खड़े थे। बोमन और पम्मी वहां पहुंचे, परंतु बाहर मौजूद आदमियों ने उन्हें रोका। क्या है? बोमन खा जाने वाले स्वर में बोला। गजनी जी ने कहा है कि किसी को भीतर ना आने दें, एक ने कहा। सुना? बोमन ने पम्मी को देखा। गजनी का दिमाग खराब हो गया है? पम्मी उखड़ा। तभी गजनी आवाजें सुनकर दरवाजे पर आ गई। दोनों को देखा। कितने शर्म की बात है कि मुझे अपने घर के भीतर पहरा लगवाना पड़ रहा है। गजनी कड़वे स्वर में बोली। हम तुमसे बात करने आए हैं, बोमन ने कहा। बातें हो चुकी हैं, गजनी शांत स्वर में बोली। जरूरी बात है, बोमन ने कहा। मन ही मन वो तिलमिला रहा था। गजनी ने पम्मी को देखा। पम्मी के चेहरे पर नाराजगी का भाव स्पष्ट दिखे। हमसे बात करके तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, पम्मी ने तेज स्वर में कहा। अपने हथियार इन आदमियों के हवाले कर दो, गजनी बोली। गजनी, तुम जो कहा है वो करो, तभी बातें हो सकेंगी। हम में विश्वास वाली बात खत्म हो चुकी है। तिल मिलाए से बोमन और पम्मी ने अपनी अपनी रिवॉल्वरें वहां खड़े आदमी को दे दी। गजनी ने दूसरे आदमी से कहा, इनकी तलाशी लो। गजनी, तुम, बोमन ने उखड़कर कहना चाहा। चुप रहो। गजनी का सर सख्त हो गया। उस आदमी ने दोनों की तलाशी ली। कुछ नहीं मिला। वो पीछे हट गया। अब आ जाओ भीतर, गजनी पीछे पीछे हटते हुए बोली। बोमन और पम्मी उखड़े अंदाज में भीतर आ गए। गजनी बैठी। वो दोनों भी बैठे। कुछ देर उनके बीच चुप्पी रही। मैंने सोचा था कि तुम लोग आज चले जाओगे, गजनी कह उठी। कल सुबह हम जा रहे हैं, पम्मी बोला। बेहतर। दोबारा कभी मेरे पास मत आना। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है गजनी। हमने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, बोमन बोला। लेकिन सोचा तो, हमारा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था। पकड़े गए तो इरादा नहीं था, वरना सब कुछ कर डालते।
मुझे ना पता चलता तो तुम लोग मेरी जान ले लेते। गजनी गुस्से से भड़क उठी। यही बात तुमसे करने आए हैं कि तुम्हें गलतफहमी है। हमारा इरादा ऐसा कुछ भी करने का नहीं था। जो बात करनी है वो करो और जाओ। मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। बोमन और पम्मी की नजरें मिली। करो बात। गजनी ने दोनों को देखा। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते वैसे ही चलें जैसे चौला के होने पर चलते थे। बोमन ने शांत स्वर में कहा। तुम हमारे इधर के काम करो और हम तुम्हारे उधर के काम करेंगे। हमारे मन मुटाव का दूसरों को क्यों पता चले। गजनी खामोश रही। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें सोचना पड़े। पम्मी कह उठा। इसमें हम सबका फायदा है। हम मिलकर चलेंगे तो कोई हमारी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखेगा। लोगों को पता चला कि हम में फूट पड़ गई है तो वो हम पर वार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ धंधों की वजह से होगा। तुम लोग मेरे पास कभी नहीं आओगे। तुम्हारे बुलाने पर ही आएंगे। मंजूर। बात खत्म हो गई या बाकी है? टोनी के बारे में तुमने क्या फैसला? अभी कुछ नहीं कह सकती। आने वाला वक्त बताएगा कि मैं क्या करती हूँ। तुम लोग जाओ और सुबह यहां से चले जाना। बेहतर होगा कि नाश्ता भी रास्ते में ही करो। गजनी ने शुष्क स्वर में कहा। ओमन और पम्मी उठ खड़े हुए। हमें पूरी आशा है कि वक्त बीतने के साथ साथ तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। गजनी खामोशी से उन्हें देखती रही। दोनों बाहर निकल गए। कमीने। गजनी बड़बड़ा उठी। मुझे अकेली पाकर मेरी गर्दन दबोचना चाहते हैं। आग लगा दी इन्होंने रिश्तों को। अगला दृश्य। शाम के 6:40 हो रहे थे। सूरज पश्चिम की तरफ सरकना आरंभ हो चुका था। पश्चिम में नारंगी लाली बढ़ती जा रही थी। दिन भर की गर्मी से अब राहत मिलनी शुरू हो गई थी। दोपहर के गर्म मौसम में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। गोल्डी नहाकर बाथरूम से निकला। जिस्म पर अंडरवियर था। कपड़े पहने और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। पल भर सोचा, फिर कमरे से बाहर निकलकर बगल वाले कमरे में पम्मी के पास पहुंचा। बाहर एक आदमी टहल रहा था। बोमन कहाँ है? गोल्डी ने पूछा। नहाने गया है, पम्मी बोला। तो कल हम जा रहे हैं? हाँ। गोल्डी ने सिर हिलाया। गजनी की फिक्र मत करो। महीना 15 दिन में वो ठीक हो जाएगी। अगर वो टोनी के साथ मिल गई, दोनों एक साथ रहने लगे तो? हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। गोल्डी मुस्कुरा पड़ा। पम्मी ने गोल्डी को घूरा, फिर उठकर गोल्डी के पास आया। क्या भूल गए कि आज रात हमने गजनी को? बाहर गजनी का आदमी टहल रहा है, गोल्डी ने धीमे स्वर में कहा। पम्मी ने समझने वाले ढंग से सिर हिलाया और वापस जा बैठा। तुम दोनों ने गजनी को समझा दिया था कि हम शर्मिंदा हैं और अपनी गलती समझ रहे हैं। समझा दिया था, परंतु वो नाराज ही रही। ठीक हो जाएगी। हमें उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तब हम नशे में थे, तभी ये भूल हुई, गोल्डी ने कहा। तुम भी एक बार गजनी से मिल लो। तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए, पम्मी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मिलूंगा गजनी से। तभी बोमन तौलिया बांधे बाथरूम से निकला। वो नहा आया था। क्या बातें कर, बोमन ने कहना चाहा। पम्मी ने फौरन दरवाजे की तरफ इशारा किया। बोमन इशारा समझ गया। मैं तो ठंडी बियर पीने की सोच रहा हूं। बोमन एक तरफ पड़े कपड़ों की तरफ बढ़ा। तुम लोगे? मैं लूंगा, पम्मी ने कहा। 3 बियर फ्रिज से निकाल लो, बोमन ने कहा। मेरे लिए नहीं। दिन की रोशनी में मैं अल्कोहल वाली चीज नहीं लेता। रात को विस्की लूंगा, गोल्डी बोला। दो ही निकालना, बोमन बोला। पम्मी ने उठकर 2 बियर फ्रिज से निकाली, खोला उन्हें। बोमन ने तब तक कपड़े पहन लिए थे।
गिलास रहने दो। बोमन ने आगे बढ़कर बियर की बोतल ले ली। ऐसे ही ठीक है, ये तो गर्मी हटाने के लिए है। पम्मी ने बोतल मुंह से लगाकर घूंट भरा। मैं सोच रहा हूं कि आज रात ही कोडरमा वापस चला जाऊं, बहुत काम पड़े हैं करने को, पम्मी ने कहा। एक रात से क्या फर्क पड़ता है, कल सुबह एक साथ ही अपनी अपनी कारों पर निकलेंगे, बोमन हंसकर बोला। वो इसी तरह बातें करते रहे। बाहर मौजूद आदमी उनकी बातें सुन रहा था। अगला दृश्य। 7:15। वही आदमी ने गजनी के कमरे में पहुंचकर बताया कि वो तीनों क्या बातें कर रहे थे। गजनी के चेहरे पर कड़वे भाव आ ठहरे। वो जो भी बातें करें लेकिन सुधर नहीं सकते। उनका बाप भी कमीना है और वो भी कमीने हैं। वो आदमी खामोशी से खड़ा रहा। तुम उन पर नजर रखो, जरा भी गड़बड़ होने का शक हो तो मैं बता ही चुकी हूं कि क्या करना है। जी, उसने सिर हिलाया। सुबह तक उनके जाने तक उन पर नजर रखो। जिस कमरे में वो नींद लें उस कमरे के बाहर पहरा हो। जी, ऐसा ही होगा। जखीरा कब आएगा? कह रहा था कि रात 10-11 बजे तक आ जाएगा। वो व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गया। गजनी के चेहरे पर तनाव के भाव थे, आंखों में सोचें। तभी उसका फोन बजा। हेलो, गजनी ने बात की। जगह फिक्स करो कि कहां पर फिरौती लेनी है और सपना को मेरे हवाले करना है। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। जगह क्या फिक्स करनी है, यहीं आ जाओ, गजनी कह उठी। तुम्हारे यहां आने का खतरा मैं मोल नहीं लूंगा। तुम यहां सब ठीक है, वहम मत करो। मैं तुम्हें गजनी, देवराज चौहान का चुपता स्वर कानों में पड़ा। जगह बाहर की होगी, जहां लेन देन होगा। गजनी के होंठ भिज गए। सोच लो, मैं 1 घंटे बाद फोन। हीरे तुम्हारे पास हैं? गजनी ने गहरी सांस ली। हाँ। मेरा खास आदमी जखीरा कहीं गया है, वो 11 बजे तक लौटेगा। किसी अन्य पर मुझे भरोसा नहीं है। तुम रात का कोई भी वक्त फिक्स कर सकती हो, बेशक आधी रात का वक्त। ठीक है, जखीरा के आते ही मैं तुम्हें फोन करूंगी। कोई चालाकी मत करना गजनी, वरना मैं चालाकियों से मैं तंग आ चुकी हूं। ये सब मुझे पसंद नहीं। सीधा सौदा होगा, तू हीरे देगा और सपना को ले लेगा। यही मैं भी चाहता हूं। तो रात को फोन करूंगी, कहकर गजनी ने फोन बंद किया। और यही वो पल थे कयामत के। सारी जगह धमाकों और गोलियों की आवाजों से कांपने लगी। गजनी चौंकी। वो दौड़ी और टेबल की दराज से रिवॉल्वर निकाल ली। बाहर खड़े दोनों हथियारबंद आदमी बौखलाए से भीतर आए। क्या हो रहा है ये सब? गजनी चीखी। हमें नहीं पता, शायद हमला हुआ है, एक ने हड़बड़ाए स्वर में कहा। हमला? यहां? गजनी के चेहरे पर भूचाल के भाव थे। आप भीतर ही रहें, बाहर न निकलें, दूसरा बोला। बाहर हम देखते हैं, कहकर वो बाहर की तरफ दौड़े। गोलियां चलने की आवाजों से वहां का जर्रा जर्रा गूंज रहा था। बाहर निकलते हुए उन्होंने दरवाजे के पल्ले भिड़ा दिए। गजनी रिवॉल्वर थामे होंठ भींचे दरवाजे को देखती रही, फिर कुर्सी पर जा बैठी। गोलियों के धमाके, चीखें और शोर उसके कानों में पड़ रहा था। गजनी को महसूस हो चुका था कि उसके ठिकाने पर वास्तव में हमला हुआ है। हमला करने वाले कौन हो सकते हैं? शोर, चीखें, गोलियों की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगता था जैसे दो विरोधी गुट गोलियां दागे जा रहे हों। मात्र 2-3 मिनट ही बीते थे कि तभी भड़ाक से दरवाजा खुला और दो हथियारबंद आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। तीसरा दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। गजनी सतर्क अंदाज में रिवॉल्वर थामे उन्हें देखने लगी। उनके चेहरों पर कपड़ा बंधा था। हमें औरतों की जान लेने का ऑर्डर नहीं है, एक गन हिलाता हुआ खूंखार स्वर में कह उठा। अगर तूने हम पर गोली चलाई तो हम तेरे को भून देंगे, भेजे में घुसी ये बात। गजनी ने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे कर लिया। कौन हो तुम लोग? हम वही हैं जो पहले भी यहां हमला कर चुके हैं।
दूसरा खतरनाक स्वर में बोला। गजनी चौंकी। चौला को तुम लोगों ने ही मारा था? हाँ, हमने ही मारा था, वो गन ताने बोला। तू मारेगी हमें, बदला लेगी, चला गोली। गजनी अपनी जगह पर स्थिर बैठी उन्हें देखती रही। महादेव और सपना किधर हैं, बता। महादेव? गजनी के होंठों से निकला। किसने भेजा है तुम लोगों को? देवराज चौहान ने। यहां से महादेव और। बकवास मत करो, तुम लोगों को देवराज चौहान ने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है, गजनी चीखी। जुबान बंद कर बुढ़िया, वरना। बुढ़िया होगी तेरी मां, गजनी गला फाड़ कर चीखी। साले ध्यान से देख मेरे को, मैं तेरे जैसे 10 को निपटा दूं और कमर भी टेढ़ी ना हो। ये बता किसने भेजा है तुम लोगों को? देवराज चौहान ने। तो देवराज चौहान तुमसे बोला कि यहां से महादेव और सपना को आजाद करवाना है? हाँ, वो। साले कुत्ते, गजनी खा जाने वाले स्वर में कह उठी। महादेव को मैं कल देवराज चौहान के कहने पर छोड़ चुकी हूं। वो देवराज चौहान को मिल चुका है और देवराज चौहान से मेरी बात हो गई है। फिर तुम लोगों को किस देवराज चौहान ने भेजा है महादेव को यहां से निकालने के लिए? कुतिया झूठ बोलती है। कुतिया होगी तेरी मां या उसकी मां, जिसने तुम लोगों को यहां भेजा है। सच बता किसने भेजा है? गजनी दहाड़ी। वो आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठी गजनी के सिर पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। गजनी का चेहरा दहक रहा था। बहुत भौंकती है तू, उस व्यक्ति ने दांत किटकिटाए। औरतों को मारने की मनाही ना होती तो तेरे को मार देता कमीनी। गजनी के होंठों के बीच जहर भरी मुस्कान आ ठहरी। कहाँ है महादेव और सपना? महादेव देवराज चौहान के पास है, सपना मेरी कैद में है। उसे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। महादेव भी तेरे पास नहीं है। गजनी की आवाज में जहरीले भाव थे। वह देवराज चौहान के पास ही है। तभी दूसरा कह उठा, चल उस लड़की को हमारे हवाले कर। गजनी उनके साथ चल पड़ी। उसके दांत भिजे हुए थे, आंखों में खूनी चमक थी। पहले तुम लोगों ने देवराज चौहान के आदमी बनकर ड्रामा किया और सपना को छुड़ाकर ले गए, जबकि हकीकत में तुम लोग चौला को मारने आए थे और मार गए। चलते चलते गजनी ने शांत स्वर में कहा। बकवास मत कर, वो गुर्राया। गोलियां चलने की आवाजों में अब कमी आ गई थी। इस बार भी देवराज चौहान के आदमी बनकर आए, लेकिन इस बार किसे मारने आए हो? देवराज चौहान ने हमें कहा है कि इस जगह पर मौजूद हर आदमी को हम खत्म कर दें। समझी? गजनी कहर भरे स्वर में बोली। गोल्डी, पम्मी और बोमन को खत्म करने आए हो? ये कौन है? हम नहीं जानते। तुम्हारा वो देवराज चौहान जानता है जिसने तुम लोगों को यहां भेजा है। गजनी का स्वर पुनः कठोर हो गया। सीधी चल साली, पता नहीं क्या बकवास कर रही है। कुछ ही पलों में वो सब सपना के पास थे। सपना डर के मारे सहमी सी बैठी थी। दरवाजे पर उसकी पहरेदारी करने वाला मरा पड़ा था। ये, इसे तुम पहले भी यहां से निकाल चुके हैं? दूसरा व्यक्ति कह उठा। अब फिर निकाल के ले जाना है, उस व्यक्ति ने कहा और सपना से पूछा, महादेव कहाँ है? पापा को तो कल शाम कमरे से ले गए थे, कह रहे थे कि पापा को छोड़ दिया है। तुम लोग कौन हो? देवराज चौहान ने भेजा है हमें। ओह, इस हरामी को इसी कमरे में बंद कर दो, उसने अपने साथी से कहा और सपना की कलाई पकड़े बाहर निकल गया। गजनी कमरे में थी। उसका साथी बाहर से दरवाजा बंद करने लगा तो गजनी बोली, अब तो बता दो कि किसने भेजा है तुम लोगों को? देवराज चौहान ने। कुत्ता भौंकता है, गजनी ने दांत पीसे। दांतों वाली बुढ़िया, उसने कहा और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। गोलियां चलने की आवाजें अब थमने से लगी थी। अगला दृश्य। दो आदमियों ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई थी।
उन्होंने ही दरवाजा खोलकर गजनी को बाहर निकाला। शांति छा चुकी थी। अब पहना सन्नाटा पसरा था वहां। ठिकाने पर हर तरफ लाशें ही लाशें और खून बिखरा था। दीवारों पर, छतों पर, फर्श पर गोलियों के निशान थे। दिल दहल रहा था वहां का नजारा देखकर। उन्हीं लाशों के बीच गोल्डी, पम्मी और बोमन की लाशें भी थी। सन्न कर देने वाला दृश्य था। गजनी पागल सी हुई, दांत भींचे लाशों के बीच घूमती रही। आंखों में हिंसक चमक उभर आई थी। पुलिस आई तो गजनी कुछ संभली। हथियारबंद 20-25 पुलिस वाले थे। गजनी इंस्पेक्टर को भीतर ले गई और 5 लाख उसे दिए। जाओ, सब ठीक है। गजनी स्वर को शांत रखने की कोशिश करते हुए कह उठी। लेकिन ये सब किया किसने? पम्मी, बोमन और गोल्डी भी मारे गए? पुलिस इंस्पेक्टर बोला। मैं नहीं जानती किसने किया है, गजनी ने सख्त स्वर में कहा। ओह, लेकिन ये लाशें ठिकाने लग जाएंगी रात रात में। पुलिस को कोई लाश न मिले इस तरह ठिकाने लगाना। पुलिस वाले 5 लाख की भेंट लेकर चले गए। गजनी ने अपने दोनों आदमियों से कहा, लाशों को समेटकर एक जगह इकट्ठा करो, ट्रक में भरो और चाईबासा से बाहर वीराने में ले जाकर इनमें में आग लगा दो। दोनों आदमी फौरन इसी काम पर जा लगे। गजनी बैठक में पहुंची और गिलास उठाकर विस्की डाली और घूंट भरा। चेहरा सख्त था। कुर्सी पर आ बैठी थी कि तभी उसके कानों में जूतों की आहटें पड़ी। घूंट लेते हुए निगाह खुले दरवाजे पर जा ठहरी। देखते ही देखते टोनी ने भीतर प्रवेश किया। वो बदहवास सा था। ये क्या हुआ? किसने किया? भीतर आते ही टोनी कह उठा। मैंने यहां पर गोलियां चलने की खबर सुनी तो भागा चला आया। शुक्र है कि तुम ठीक हो। गजनी ने शांत भाव से टोनी को देखा और घूंट भरा। हाव भाव में क्रोध था। ये सब किसने किया? टोनी उसके सामने कुर्सी पर आ बैठा। देवराज चौहान ने। देवराज चौहान ने? टोनी की आंखें सिकुड़ी। लेकिन क्यों? महादेव और सपना को छुड़ाने के लिए। गजनी ने पुनः घूंट भरा। तुम्हें कैसे पता कि वो देवराज चौहान के आदमी? उन्हीं लोगों ने बताया था कि उन्हें देवराज चौहान ने भेजा है। वो सब खतरनाक थे। गजनी ने टोनी को देखा। टोनी का चेहरा गुस्से से भर उठा। देवराज चौहान की ये हिम्मत! मैं उसे कुत्ते की मौत। टोनी, गजनी ने टोका। टोनी ने गजनी को देखा। पम्मी, बोमन और गोल्डी मर गए? क्या? टोनी का मुंह खुला का खुला रह गया। मर गए? मेरे भाई मर गए? पहले चौला और अब? ओफ! गजनी ने मुंह फेर कर घूंट भरा। वो गंभीर थी, शांत थी। मैं देवराज चौहान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टोनी दांत किटकिटाकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बहुत बुरी मौत मारूंगा उसे। अपने एक एक भाई की मौत का बदला चुन चुन कर लूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे। क्रोध में पांव पटकता टोनी बाहर निकलता चला गया। गजनी ने घूंट भरा और दरवाजे को देखती रही। फिर होंठों पर जहरीली मुस्कान उठी और बड़बड़ा उठी। देवराज चौहान जानता था कि महादेव मेरे पास नहीं है, लेकिन तू यही समझता रहा टोनी कि महादेव मेरी ही कैद में है। अगला दृश्य। टोनी कोटला के पास पहुंचा। चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। कोटला अभी अभी खिचड़ी खाकर हटा था। रतन उसे तकिए के सहारे बिठा गया था। क्या हुआ? टोनी को कमरे में आता पाकर कोटला कमजोर और उत्सुकता भरे स्वर में कह उठा। हम जीत गए पापा। कोटला कमजोर नजरों से टोनी को देखता रहा। टोनी पास ही कुर्सी पर आ बैठा। मुस्कान से भरा था उसका चेहरा। जीत गए? तेरा मतलब कि गोल्डी, पम्मी और बोमन मारे गए? आपका प्लान सफल रहा? कोटला का बूढ़ा और कमजोर चेहरा खुशी से खिल उठा।
तूने साबित कर दिया टोनी कि तू ही मेरा बेटा है। हाँ पापा। चावला, गोल्डी, पम्मी और बोमन चारों ही नहीं रहे। तू 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 बड़ा बन गया बेटा, सबसे बड़ा बन गया। यही तो मैं तुझे बनाना चाहता था, तुझे सबसे ऊपर देखना चाहता था, तेरी हुकूमत हर तरफ देखना चाहता था। यही होगा अब, तेरा नाम गूंजेगा जैसे कभी मेरा नाम बजता था झारखंड में। आज मैं कितना खुश हूं। देख, अपना हाथ मेरे सीने पर रख, खुशी से मेरा दिल कितनी तेजी से बज रहा है। ओह, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। टोनी ने कोटला का हाथ अपने हाथ में लिया। आपको कुछ नहीं होगा पापा, आप 100 बरस से भी ज्यादा जिएंगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। तूने गजनी को अपने प्यार में काबू करना है, वो तेरे को अच्छी लगती है ना। उसके बाद पम्मी, बोमन और गोल्डी के धंधों पर कब्जा कर उन पर अपनी हुकूमत का झंडा फहराना है। सन, जो भी तेरे रास्ते में आए उस पर जरा भी रहम ना करना, गोली से उड़ा देना। कोटला का कमजोर सर खुशी से कांप रहा था। तूने मेरा नाम रोशन करना है, तू मेरा बेटा है। टोनी के चेहरे पर मुस्कान थी। गजनी के पास गया तू? कोटला का मन जैसे चुप होने को कर ही नहीं रहा था। गया था, ज्यादा नहीं ठहरा, वापस आ गया। कल जाऊंगा उसके पास। ठीक किया। उसकी हालत कैसी थी? अजीब सी। जो हुआ उस पर शायद उसे विश्वास नहीं आ रहा था। कहती है देवराज चौहान ने किया ये सब। यही तो उसके दिमाग में डालना था और डल भी गया। वो सोच भी नहीं सकती कि इन सब के पीछे तेरा हाथ है। प्लान तो आपका ही था पापा। टोनी हंसा। किया तो तूने ही सब कुछ, शानदार ढंग से किया तूने, शाबाश। कोटला के बूढ़े चेहरे पर चमक थी। अब तू सबसे बड़ा बन गया है। जानता है मुझे क्या लगता है? लगता है जैसे मैं सबसे बड़ा बन गया हूं। मेरी हुकूमत फिर से शुरू हो गई है। मेरा सब कुछ आपका ही तो है पापा। मेरी हुकूमत आपकी हुकूमत ही तो है। मेरा प्यारा बेटा, आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सब कुछ कर पाया हूं। अब आराम कर। सुबह तूने गजनी के पास जाना है। सुन, देवराज चौहान का जिंदा रहना ठीक नहीं है। वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा पापा, जल्दी मारा जाएगा। हाँ, उसे जल्दी मरना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। कहकर कोटला ने थके अंदाज में आंखें बंद कर ली। टोनी बाहर निकल गया। कोटला ने आंखें खोली, कुछ पल छत को घूरता रहा, फिर बुदबुदा उठा। मेरी हुकूमत फिर से शुरू हो गई। अगला दृश्य। रात के 10:30 बज रहे थे। गजनी का चेहरा नशे में तमतमा रहा था। हाथ पांव काबू थे, हाथ पांव काबू में थे। वो बाहरी गेट पर जाती जहां खड़े छोटे ट्रक में लाशें डाली जा रही थी। उसके 6 आदमी और आ गए थे। लाशें डालने का काम तेजी से हो रहा था। गजनी बेचैन थी। चेहरे पर क्रोध और बेबसी के भाव नजर आ रहे थे। आंखें पीने के कारण लाल सी हो रही थी। बार बार वो साड़ी का पल्लू संभालने लगती, ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती। कुछ ही देर में ट्रक लाशें लेकर चला गया। गजनी का मन इतना कठोर हो चुका था कि उसने पम्मी, बोमन और गोल्डी की लाशें भी ट्रक में ही भेज दी। जो लोग उसे खत्म करने के मंसूबे बना रहे थे, उनके मरने के बाद भी उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। वो सब कमीने थे, दौलत के लालची थे। रिश्तों की जरा भी कदर नहीं थी उन्हें, तो वो क्यों परवाह करे। चारों आदमी वहां जगह जगह बहे खून को साफ करने में लग गए। 11 बजे जखीरा लौटा हजारीबाग से। वहां के हालात देखकर चिंक पड़ा। क्या हुआ? फर्श साफ करते एक आदमी से पूछा। हमला हुआ है, देवराज चांद के आदमियों ने हमला किया, सपना और महादेव को ले जाने के लिए।
ठिकाने पर मौजूद सबको मार दिया। गोल्डी, पम्मी और बोमन भी मर गए। सब लाशें अभी ट्रक पे भरकर भेजी हैं। जखीरा सन्न रह गया। और गजनी? भीतर हैं, बैठक में। जखीरा के होंठ भिज गए। वो बैठक में पहुंचा। आ गया तू? गजनी नशे से भरे तीखे स्वर में कह उठी। किस्मत वाला निकला जो तू हजारीबाग चला गया था। जखीरा अभी तक सन्न हालत में था। क्या हुआ? ये हमला सपना और महादेव को छुड़ाने के लिए किया गया। गजनी अजीब से स्वर में मुस्कुराई। हमला करने वाले आदमी बता रहे थे कि उन्हें देवराज चौहान ने भेजा है। देवराज चौहान ने? जखीरा की आंखें सिकुड़ी। वो आदमी क्यों भेजेगा? कल हम महादेव को उसके हवाले कर तो चुके हैं। ठीक बोला तू। गजनी नशे में गुर्रा उठी। महादेव को हम छोड़ चुके हैं, ये बात तू जानता था? मैं जानती थी, लेकिन टोनी नहीं जानता था। टोनी? जखीरा की निगाह गजनी के तमतमाते चेहरे पर जा टिकी। यह हमला टोनी ने करवाया है, देवराज चौहान के नाम की ओट लेकर। यह हमला टोनी ने करवाया है, देवराज चौहान के नाम की आड़ लेकर। हकीकत में वो बोमन, पम्मी और गोल्डी की हत्याएं करवाना चाहता था कि उसके लिए सारे रास्ते साफ हो जाएं। पहले भी उसी ने हमला करवाया। जब चौला मारा गया तब टोनी चौला को मारना चाहता था। बहुत ही खतरनाक खेल खेला टोनी ने। हमला करने वाले दो ही आदमी थे जिन्होंने पहले हमला करके चौला को मारा था। अब मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि ये काम टोनी ने किया है। उसी हरामी ने किया है सब कुछ। देवराज चौहान कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन लेकिन टोनी टोनी की हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? जखीरा के होंठों से निकला। सबसे बड़ा बनना चाहता होगा, लेकिन चौला, पम्मी, गोल्डी और बोमन के होते वो इस काम में सफल नहीं हो सकता था। तो उसने चाल चली। सबसे पहले देवराज चौहान के नाम पर उसने हमला करवा दिया और चौला को मारा, और अब फिर देवराज चौहान के नाम पर हमला करवाया। बहाना था कि महादेव और सपना को यहां से छुड़ा ले जाना है। लेकिन महादेव को तो हम पहले ही देवराज चौहान के कहने पर छोड़ चुके हैं। परंतु ये बात टोनी को नहीं मालूम थी। चूक गया टोनी। यही छोटी सी गलती उसे ले डूबी। पागल हो रही थी गजनी। अब टोनी का क्या करना है? जखीरा के होंठ भिजते चले गए। आया था कमीना ड्रामा करने के लिए। गोल्डी, पम्मी और बोमन के मरने की खबर सुनकर तड़पने का ड्रामा किया और ये कहता चला गया कि देवराज चांद को नहीं छोड़ेगा। कुत्ता साला। गजनी दांत किटकिटाकर कह उठी। मारा क्यों नहीं उसे? ढेर सारी गोलियां उतार देनी थी। जखीरा ने कठोर स्वर में कहा। मुझे खुद ही कहाँ होश था। गजनी नशे में सिर हिलाकर कह उठी। अब भी होश नहीं है। पागल हो गई हूं ये सब होता देखकर। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि चौला को टोनी ने मारा है। साला मेरे को फंसाने पर लगा है। सब धंधों पर कब्जा जमा लेना चाहता है। पता नहीं उसे कि गजनी से वास्ता पड़ा है उसका। गजनी का चेहरा गुस्से और नशे में और भी तमतमा उठा था। जखीरा गजनी को देखता रहा। बुरी मौत मारूंगी टोनी को। गजनी गुर्रा उठी। बहुत हिम्मत दिखाई टोनी ने। जखीरा के होंठों से निकला। देवराज चौहान देवराज चौहान से आज रात आधे हीरे लेकर सपना को उसके हवाले करने की बात तय हो गई थी। मैंने कहा कि जखीरा के आने पर ही जगह और वक्त तय करूंगी। वो आज रात ही ये काम निपटा देना चाहता था। तो अब तो हीरे मिलेंगे नहीं। सपना को वो लोग छुड़ाकर ले गए हैं। गजनी ने जखीरा को देखा। फोन तो कर देवराज चौहान को। मैं करूं? हाँ कर। बात करा मुझसे। नंबर क्या है? गजनी ने नंबर बताया। जखीरा ने नंबर मिलाया। मेरे लिए एक गिलास तैयार कर।
गजनी फोन थामते हुए जखीरा से बोली, आज जरा भी चढ़ नहीं रही, दिमाग गर्म हुआ पड़ा है। फिर देवराज चांद से बात हुई। बोल, गजनी बोली। कहाँ लेने हैं हीरे? सपना को कहाँ मेरे हवाले करेगी? देवराज चांद ने पूछा। तेरे को पता है तेरे आदमियों ने पहले यहां पर हमला किया और चौला को मार दिया था? वो मेरे आदमी नहीं थे। 4 घंटे पहले फिर वैसा ही हमला हुआ। वही 2 आदमी थे। कह रहे थे देवराज चांद ने भेजा है महादेव और सपना को छुड़ाने के लिए। बकवास है। मैं सुन तो, गजनी ने टोका। मुझे मालूम हो गया है कि तेरे नाम पर टोनी ने हमला करवाया। मालूम हो गया? देवराज चांद ने गहरी सांस ली। हाँ, ये साला टोनी ही तेरे नाम पर सब कुछ कर रहा है। नाटक तो देख साले का। सपना कहाँ है? उसी के लिए तो तेरे को फोन किया है। हमला करने वाले सपना को यहां से ले गए। अब तू हीरे मेरे को तो देगा नहीं। देवराज चांद की आवाज कानों में नहीं पड़ी। सुन रहा है? हाँ सुन। हीरे नहीं देगा ना? सपना नहीं तो हीरे नहीं। वही तो। गजनी ने गहरी सांस ली। सब गड़बड़ हो। उधर से देवराज चांद ने फोन बंद कर दिया। ले, गजनी ने फोन जखीरा को दिया। बंद कर दिया हरामी ने। जखीरा ने फोन थामा और हाथ में पकड़ रखा गिलास गजनी का थमा दिया। गजनी ने बड़ा घूंट भरा। ये जगह गोलियां लगने से बहुत खराब हो गई है। सब कुछ ठीक कराना। मैं टोनी के बारे में सोच रहा। वो भी होगा, उसे भी देखूंगी। साला मेरी गोद में बैठने के लिए जल्दी मेरे पास आएगा। अपनी टांगों पर बिठाकर लोरी सुनाऊंगी उसे। उसका टेटुआ सहलाऊंगी। बोलता है अभी तुझे छुआ नहीं मैंने, अब तो मैं हरामी का बैंड बजा दूंगी। डम डमा डम डम होगा। आने दे कुत्ते को।